हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे तो एक खबर देखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। तो दोस्तों, वहाँ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का न्यूज़ सुनते ही, न्यूज़ पढ़ते ही एक चीज़ समझ में आई, तुरंत दिमाग में एक चीज़ क्लिक की कि जो काम इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल के दौरान आपातकाल लागू करके किया था, वर्तमान सरकार बिना आपातकाल लागू किए ये सारे काम कर रही है जो इंदिरा गांधी ने उस समय किए थे। दोस्तों, अखबार पढ़ते ही हमको अकबर इलाहाबादी की एक कविता याद आती है और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है। शुरुआत इंदिरा गांधी के शासनकाल से हो ही गई है, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी ने छापा मारा और गिरफ्तारी हुई। आज हमने न्यूज़पेपर में ये बात पढ़ी। दोस्तों, इसके पहले मनीष सिसोदिया पर जो है ईडी के छापे मारी और उनकी गिरफ्तारी शराब केस में हुई थी। और उसके पहले दोस्तों हम लोग देखे थे, राहुल गांधी के ऊपर जो है 2 वर्ष का कारावास दे दिया गया था। मतलब पूरे विपक्ष को समाप्त करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। और उसके पहले हम लोग देखते रहे हैं, हम लोग खबर पढ़ते रहे कि ईडी की यहाँ छापेमारी हुई, ईडी की वहाँ छापेमारी हुई, सीबीआई की यहाँ छापेमारी हुई। हालांकि ये सब वैधानिक संस्थाएं हैं, इनका प्रयोग विधि के अनुरूप होना चाहिए। इनका प्रयोग किसी पक्षपात के माध्यम से नहीं होना चाहिए। इनका प्रयोग जो है राष्ट्र के हित में होना चाहिए, ना कि चुनावी दंगल के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, चुनावी लाभ लेने के लिए, ना कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका किया जाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति सामाजिक पाप है। मतलब सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार 7 प्रकार के पाप बताए गए हैं, जिसमें एक राजनीति को, जो राजनीति सिद्धांत विहीन होती है, उसको राजनीतिक पाप की संज्ञा दी गई है, जो वर्तमान में ये सरकार जो है राम राज्य के नाम पर के पूरे पाप कर रही है। दोस्तों, सिर्फ राम राज्य का मुखौटा ओढ़े है और राम राज्य की जो संकल्पना है, जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना थी, जो वेदों पुराणों में जो संकल्पना थी, उसके ठीक विपरीत काम किया जा रहा है। ये राम राज्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक राज्य की संकल्पना की जा रही है, यहाँ पर राजतंत्र की संकल्पना की जा रही है। अगर विपक्ष समाप्त होता है, विपक्ष नहीं होता है, तो वो लोकतंत्र नहीं होता है, वो राजतंत्र होता है और राम राज्य भी नहीं होता है वो। दोस्तों, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि राहुल गांधी पर 2 वर्ष का मानहानि की अवमानना लगा करके जो है 2 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और 2 वर्ष की सज़ा सुनाने के बाद, जो कि हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं, आरपीए एक्ट 1951 के तहत अगर किसी भी सदस्य को, संसद के सदस्य को या विधानमंडल के सदस्य को 2 वर्ष का कारावास सुना दिया जाता है, तो 2 वर्ष के कारावास समाप्त होने के बाद वो 6 वर्ष तक जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा, 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो ये सारा माहौल जो है क्रिएट किया गया था चुनाव के ही समय। और वर्तमान समय में जो ये सारे माहौल हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए दोस्तों। मतलब वर्तमान सरकार को अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो विपक्ष मजबूत रहकर चुनाव जीत सकती है, इसीलिए विपक्ष को समाप्त करने का पूरा माहौल बना लिया गया है। और जैसे एक चीज़ हम लोग देखते हैं, चुनावी आदर्श संहिता, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो जाती है। और दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराना। जो कि निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी चुनाव को, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी चुनाव को कराने के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भारत देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत देश का उदाहरण दिया जाता है विदेशों में लोकतंत्र का, कि भारत दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। लेकिन वर्तमान समय में लोकतंत्र दोस्तों पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग के सदस्य, 2 सदस्यों को अभी सरकार ने नियुक्त किया है। और चुनाव आयोग में जो निर्णय लिया जाता है उसका ये प्रावधान है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष चाहे उस निर्णय से सहमत हों या ना हों, लेकिन 2 सदस्य सहमत होने चाहिए। टोटल 3 सदस्य होने चाहिए। चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होने चाहिए और उसमें अध्यक्ष की चाहे किसी बात में समर्थन हो या ना हो, अगर 2 सदस्य समर्थन में हैं तो वो बात मान ली जाएगी। और 2 सदस्यों का चुनाव अभी सरकार के द्वारा उसमें किया गया, जिसको अभी कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। मतलब सरकार का प्रयास यहाँ पर भी था चुनाव को किसी तरीके से अपने पक्ष में मोड़ने का। दोस्तों, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसको संविधान के अनुसार चलने की गारंटी दी गई है, लेकिन सरकार उसको अपने हाथों की कठपुतली बना लेती है। जैसे ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपने हाथों की कठपुतली बना ली है, सीबीआई दंत विहीन जो है बाघ के समान हो गया है। सब चीज़ों को जो है इस सरकार ने अपने हाथों में लेने की कोशिश की है। और निर्वाचन आयोग
के साथ साथ इसने जब अभी सूचना आयोग अधिनियम पारित हुआ था, सूचना आयोग को जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था, उसके तहत जो है अधिनियम के तहत जो सूचना आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था, वेतन भत्ते जो है उनकी अलग व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस सरकार ने दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल हटा करके कह दिया गया जब तक सरकार की मर्जी होगी तब तक जो है तब तक जो है सूचना आयोग के सदस्य लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे और वेतन भत्ता भी सरकार की मर्जी से दिया जाएगा। मतलब यहां पर पूरे की पूरी तरीके से सूचना के मतलब लोगों को सूचना ना मिले, क्या यही रामराज्य है? सूचना आयोग की स्थापना ही की गई थी कि रामराज्य की संकल्पना को साकारित करने के लिए। हालांकि रामराज्य की संकल्पना को ये अपने अपने जोड़ते हैं कि ये हमारी संकल्पना है, रामराज्य की संकल्पना भाजपा सरकार की संकल्पना है, ऐसा नहीं है। जहां पर भी काम शुचितापूर्ण होगा वो रामराज्य की संकल्पना है, चाहे जो सरकार करे। लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है कि जनता जो टैक्स चुकाती है, जो कर चुकाती है, सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसका किस क्षेत्र में प्रयोग किया गया है जनता को जानने का हक होता है, और उसके लिए लाया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कांग्रेस की सरकार में लाया गया था। और दोस्तों ये चीज हमसे पीसीएस के इंटरव्यू में भी पूछी गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है इसका मतलब ये, तो हमसे पूछा गया था इस बारे में। तो इसका मतलब अगर इस सूचना आयोग को भी अपने हित में प्रयोग करने के लिए अगर उसमें कुछ वैधानिक संशोधन होता है तो इसका मतलब जनता को सूचना से दूर किया जा रहा है। जनता का पैसा कहां प्रयोग किया जा रहा है उसकी कोई जानकारी ना मिले, जनता को मतलब काले कारनामों के बारे में जानकारी ना मिले, इसलिए जो है सूचना आयोग के संबंध में ये संशोधन भी किए गए थे। जनता का पैसा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोग देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में भी जनता का पैसा जो है कैसे किस रूप में प्रयोग किया गया है, मतलब उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है, सब अपारदर्शी है। अपारदर्शी कानून बनाया गया, पारदर्शी कानून के माध्यम से अपारदर्शी कानून बनाया गया। दोस्तों ये चीज़ देख रहे हैं, मतलब हमारा पैसा हमको नहीं पता है और इसमें कितना काला धन का है। मीडिया एकदम जो है, मीडिया को हम लोग कहते हैं चतुर्थ स्तंभ है। जैसे 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। मीडिया को चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, ये चतुर्थ स्तंभ नहीं है दोस्तों, लंगड़ा स्तंभ हो गया है। यहीं पर अकबर इलाहाबादी की एक कविता नजर आती है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब अखबार एक ऐसा काम कर सकती है, मीडिया एक ऐसा काम कर सकती है, सोशल मीडिया एक ऐसा काम कर सकती है जो बड़े से बड़े तोप, बड़े से बड़ी बंदूकें नहीं काम कर सकती। मीडिया, अखबार समाज में वो परिवर्तन ला सकते हैं जो बड़े से बड़ी संस्थाएं नहीं परिवर्तन ला सकती हैं। मीडिया लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है? लंगड़ा मीडिया हो गया है। मीडिया एकदम तटस्थ हो गया है, मीडिया एकदम तटस्थ हो गया है, मीडिया सरकार का पिछलग्गू हो गया है। दोस्तों कोई खबर सरकार के खिलाफ नहीं छापनी चाहिए, छापी जाएगी। मीडिया को वर्तमान समय में कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए तो ये बात सच जाहिर हो रही है कि मीडिया वर्तमान समय में निष्पक्ष नहीं है दोस्तों, पक्षपात कर रही है मीडिया। और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता हमको यहाँ पर याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मतलब तटस्थ अगर आप रहे तो समय आपका अपराध जरूर लिखेगा दोस्तों, इसीलिए तटस्थ नहीं होना है। लोकतंत्र है, चुनाव आ रहा है, आपको तटस्थ नहीं होना है, आपको सोच समझकर चुनाव में वोट देना है। आपको पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देना है, आपको ऐसे लोगों को वोट देना है जो निष्पक्ष हो, जिनके ऊपर कोई भी मुकदमा ना चल रहा हो, जिन पर कोई भी आपराधिक उंगली ना उठाई गई हो। लेकिन वर्तमान लोकसभा में, वर्तमान संसद में 43% लोग ऐसे हैं जिनको जो है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कभी ना कभी चले थे दोस्तों। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स दोस्तों कह रहे। एडीआर नामक एक संस्था होती है जो लोकतंत्र को बचाने का कार्य करती है, एक एनजीओ है जो लोकतंत्र के संबंध में अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करती है। दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो वर्तमान लोकतंत्र के लिए वास्तविकता में खतरे हैं। चुनाव कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, विपक्ष को हमेशा मजबूत होना चाहिए। और लोकतंत्र का मतलब ही है कि बहुत सारे दल होने चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। लोग विविधताओं से भरपूर होते हैं, एकांगी रास्ते पर नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब एकांगी रास्ता नहीं होता है, बहुविविध मार्ग होते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है। और अगर हम लोग बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी मानसिकताएं हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो अभी घटना घटी, ईडी का, सीबीआई का, तमाम चीज़ों का, विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही ईडी जा रही है, सीबीआई जा रही है, ये सब क्या है? हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि बालाजी विश्वनाथ जो थे पेशवा थे, साहू जी महाराज के पेशवा थे। इन्होंने अपने पुत्र जो बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव प्रथम को एक संदेश दिया था। इन्होंने कहा था कि बेटा अगर कोई घटना एक बार घटे
तो समझ लेना हो सकता है वो इत्तेफाक हो। लेकिन कोई घटना यदि 2 बार घट रही है, बार बार घट रही है, तो उसके पीछे साजिश होती है। तो मतलब या तो वो गलत हुए, हमारे बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ जिनको चाणक्य के समान समझा जाता है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया था, जिन्हें मैकियावेली भी समझा जाता है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया था, मुगलों से युद्ध लड़ा था। मुगल, हालांकि यहाँ पर आप लोग ये मत समझिएगा कि हम किसी मुसलमान के खिलाफ हैं, मुगल एक वैदेशिक सत्ता के रूप में हम मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। मुगल वर्तमान में भारत में बस गए हैं, वो भारतीय हो गए हैं पूरे, ठीक है। और ऐसे बहुत सी जातियां आज हैं जो विदेशों से आई हैं, वो भारतीय हो गई, हमारे आपके बीच में ही हैं, हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर मैटर नहीं है। तो जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया था, या तो वो गलत हैं, या तो ये जो राम राज्य की दुहाई देते हैं, है कि नहीं। राम राज्य के नाम पर, मुखौटे के नाम पर दोस्तों, राम का मुखौटा ओढ़ करके दोस्तों कोई राम नहीं हो जाता है, ना ही कोई राम राज्य की संकल्पना पूरी होती है। राम राज्य की संकल्पना है सबको रोजगार देना, राम राज्य की संकल्पना है सबको शिक्षा व्यवस्था देना, राम राज्य की संकल्पना है अवसंरचना विकास होना, राम राज्य की संकल्पना है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का वह नहीं व्यापा, मतलब किसी को दैविक दैहिक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वो राम राज्य है। ये कहा गया है तुलसीदास के रामचरितमानस में दोस्तों। रामचरितमानस की ये संकल्पना राम राज्य को परिपूरित करती है, ना कि वर्तमान समय में जिस तरीके से हम अंधभक्ति देखते हैं, धर्म भक्ति देखते हैं, धर्म की अंधभक्ति देखते हैं, राजनीतिक भक्ति देखते हैं। दोस्तों अंधभक्ति का युग चल रहा है इस समय, धार्मिक अंधभक्ति चल रही है, राजनीतिक अंधभक्ति चल रही है, शैक्षणिक अंधभक्ति चल रही है, हर प्रकार की अंधभक्ति इस समय चल रही है और हम हर प्रकार से अंधे हो गए हैं। दोस्तों वर्तमान सरकार जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर आप तटस्थ रहेंगे तो समय आपका भी अपराध जरूर लिखेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर कह के गए थे। और लोकतंत्र अगर बचाना है तो आपको तटस्थता से दूर होना पड़ेगा, आपको तटस्थ नहीं रहना है वर्तमान में जैसे मीडिया तटस्थ है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका क्या राय है इस संबंध में, और आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुंचाई जा सके। दोस्तों जिस प्रकार से चुनाव आयोग और सूचना आयोग को एक तरफा सीबीआई ईडी को एक तरफा अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से दोस्तों न्यायपालिका को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी। एनजेएसी की स्थापना का प्रावधान किया गया था, मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसके तहत संवैधानिक संशोधन 124A कर दिया गया था। उसमें क्या कहा गया था कि जैसे न्यायपालिका में क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम करती है, तो ये कह रहे थे कोलेजियम नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोलेजियम पक्षपात करती है, हमको शामिल करो, हमको न्यायाधीशों की पैनल में शामिल करो, सरकार को मतलब कार्यपालिका को शामिल करो। मतलब अगर ये न्यायाधीशों की प्रणाली में भी घुस जाएंगे तो दोस्तों सोच लीजिए देश का क्या हाल होगा। गरीब इंसान, एकदम जो बेबस लाचारा आदमी है, उसको तो बेचारे को एक न्यायाधीश से ही भरोसा है, अगर वो भी अगर कार्यपालिका के इशारों पर चलने लगेगी तो दोस्तों देश का क्या हाल होगा। और इन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग में अभी जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसमें मुख्य न्यायाधीश ने बोला, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बोला कि उसमें मुख्य न्यायाधीश का हस्तक्षेप होना चाहिए। मुख्य जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं उसमें मुख्य न्यायाधीश की भी राय ली जानी चाहिए, लेकिन उनको हटा दिए कि नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकते हो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में, लेकिन हम तुम्हारी नियुक्ति प्रक्रिया में जरूर हो सकते हैं। दोहरा रवैया दोस्तों, देखिए किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने पक्ष में मोड़ने का प्रावधान किया गया है। और अगर आप उसके विपक्ष में बोलते हैं तो आपके ऊपर ईडी, आपके ऊपर सीबीआई, आपके ऊपर तमाम तरीके के फोर्सेज लगाई जा सकती हैं, आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है, आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं, जो कि दोस्तों सदियों से चला आ रहा है। झूठे आरोप, जिसकी सत्ता होती है, सरकार होती है, किसी भी मामले में वो आपको फंसा सकती है, किसी भी मामले में उसके ऊपर है वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, इसीलिए सरकार को भी कभी कभार जो है हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका से फटकार मिलती है इन सब चीज़ों में कि आप क्यों जो है फालतू व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, उसका भी कुछ अधिकार है। भारत राष्ट्र में, इस भारत देश में सभी लोगों के अधिकार हैं। ये चीज़ जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी लिखी गई है। कामायनी में वो लिखते हैं, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला धरती पर, क्या उनके कुछ अधिकार नहीं है? वे सभी हैं फीके, क्या वो सब फीके हैं? उनके कुछ अधिकार नहीं है? हर व्यक्ति का अधिकार होता है और हर व्यक्ति के अधिकारों को संयोजित करने के लिए सरकार का काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है, निर्वाचन आयोग का काम होता है, सभी संवैधानिक संस्थाओं का काम होता है, सभी वैधानिक संस्थाओं का काम होता है। केवल संस्थाओं, केवल सरकारों का काम नहीं होता है दोस्तों, हमारा और आपका भी काम होता है कि हमने जिस प्रकार से अपने अधिकार प्यारे हैं उसी प्रकार से हमें दूसरों के अधिकार भी प्यारे होने चाहिए। जिस प्रकार से हम अपना सम्मान करते हैं उसी प्रकार से हमें दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों
आज सुबह की न्यूज़ तो एकदम दिमाग ख़राब कर दी, तो सोचा ये बातें आपको बताई जानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं और सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं कही जा सकती हैं। और ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बस एक विचारधारा के खिलाफ है जो इन विचारधाराओं के अगेंस्ट है और जो लोकतंत्र के अगेंस्ट है। ना तो ये वीडियो किसी पार्टी के अगेंस्ट है, ना ये वीडियो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट है, ये वीडियो उस व्यक्ति के कर्मों के अगेंस्ट है। ये वीडियो उस संस्था के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो उस संस्था के कर्मों के अगेंस्ट है। ये वीडियो संविधान के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो किसी संवैधानिक पद के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो किसी संवैधानिक पद के ऊपर नहीं है, ये वीडियो किसी संवैधानिक पद के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो संवैधानिक पद पर बैठे उस व्यक्ति के कृत्यों के खिलाफ है जो उस पद की मर्यादा और उस पद की गरिमा को ना रखते हुए संविधान की जो है संविधान में लिखी गई बातों के खिलाफ जो है अपनी कार्रवाइयों का प्रदर्शन कर रही है। ये वीडियो उन सभी किए गए कर्मों के खिलाफ है दोस्तों, जो ना तो संविधान की पालन कर रहा है, ना ही राम राज्य की संकल्पना का पालन कर रहा है। राम राज्य कहने से राम राज्य नहीं मिल जाता है। राम राज्य की संकल्पना को साकारित करने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए दोस्तों। हृदय पवित्र तब होगा जब हमारे पास लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, किसी प्रकार के द्वेष नहीं होंगे। लेकिन हमारे हृदय के ऊपर दोस्तों परत दर परत चीज़ें चढ़ती चली गई हैं। लोभ की, मोह की, माया की, ईर्ष्या की, पद की, लालच की, प्रतिष्ठा की लालच, सभी प्रकार की लालच हमारे ऊपर मन पर इतने हावी हो गए हैं कि हम इंसान अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। हमारा मूल स्वरूप क्या है? लोगों को सुख रखना, लोगों को खुश रखना, लोगों की खुशी का देखना, अपनी खुशी का देखना, समाज की खुशी का देखना। लेकिन यहाँ सत्ता लोलुपता में दोस्तों सब चीज़ें गायब हो जा रही हैं। सब चीज़ों को एकदम किनारे लगा दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। तो सत्ता का लालच दोस्तों ये सही नहीं है। सरकार को अपने कार्रवाइयों में परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को लोकतंत्र का ख्याल रखना चाहिए। सरकार हो या जनता हो, सबको लोकतंत्र का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं इस संबंध में आप ज़रूर बताइएगा। और निर्वाचन में, चुनाव में वोट अपने ज़रूर जाके डालिएगा। आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है वोट डालना दोस्तों। लोकतंत्र में आपका धर्म ही है वोट डालना। राम राज्य की संकल्पना तभी साकारित होगी जब आप वोट डालने जाएंगे दोस्तों। और वोट उसको डालिएगा जो आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो आपकी बात को संसद तक पहुंचाने की हैसियत रखता हो, जो शुचितापूर्ण लोकतंत्र की कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश करता हो, उसको वोट देना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।